व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डेटा साइंस का रोड मैप डिस्कस करेंगे। डेटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर कैसे बनते हैं, डेटा इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एंड आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है एंड कैसे पढ़नी है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सारे के सारे यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा हर एक स्किल के, जो भी एक डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होती है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर आपने एंड तक ये वीडियो नहीं देखनी तो आपका ही नुकसान होगा, आपको बहुत सारी बातें पता नहीं चलेंगी जो आपको पता होनी चाहिए डेटा साइंस की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। तो आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले कंपनीज के पास इतना ज्यादा डेटा नहीं होता था, बहुत ही कम डेटा होता था एंड डेली बेसिस पे बहुत ही कम डेटा वो कंपनीज जनरेट करती थी। इसलिए वो एक 2 या 3 लोगों की टीम बनाते थे जो डेटा को मैनुअली ही एनालाइज करते थे एंड उसमें से ही मीनिंगफुल इनसाइट्स या प्रेडिक्शंस वगैरह निकालते थे। बट आज के टाइम में कंपनीज के पास डेली बेसिस पे पता नहीं कितने हजारों जीबीज का डेटा जनरेट होता है। तो अब वो काम मैनुअली करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब कंपनीज चाहती हैं कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स बना दे, जिससे कि वो सारी एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो सके। एंड ऑटोमेटेड सिस्टम से मेरा मतलब है कि ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स बन सके, जिससे हम इस एल्गोरिथम को रन करें एंड वो सारी की सारी एनालिसिस एक ही बार में ऑटोमेटेड तरीके से हो जाए। तो इसलिए अब कंपनीज डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हायर करती हैं जो ऑलरेडी बने हुए एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं एंड उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करते हैं या कभी कभी एक नया ही एल्गोरिथम क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वो सारी की सारी एनालिसिस जो है ऑटोमेटेड वे से हो पाए एंड ज्यादा एफिशिएंट वे से हो पाए। तो ये काम होता है बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट का, मशीन लर्निंग इंजीनियर का। तो अब हम इस वीडियो में आगे इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, डेटा साइंस आजकल हमारे चारों तरफ यूज हो रही है, बट हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे डेटा साइंस एल्गोरिथम कोई चल रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बढ़िया से 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पे डेटा साइंस बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो पहला एग्जांपल है यूट्यूब का रेकमेंडर सिस्टम। तो आप जो भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जो भी अगली वीडियो यूट्यूब सजेस्ट करता है तो वो रिलेटेड होती है आपकी प्रीवियस वीडियो से, या जो भी आप वीडियोस अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पे पीछे डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं जो आपको ये सारी वीडियोस रेकमेंड करते हैं। एंड सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी रील्स अगर आप देखते हैं तो आप जो भी रील्स वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम उसके बाद आपको वही रील्स रेकमेंड कर रहा है या रिलेटेड रील्स रेकमेंड कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छा एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना हुआ है जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। एंड सिमिलरली किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, आप कोई भी पोस्ट वगैरह लाइक करते हैं तो उससे रिलेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एंड स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन भी एक काफी अच्छा यूज केस है डेटा साइंस का, कि किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस को प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या होगा या आज से 1 साल बाद क्या होगा, उसमें भी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का काफी बड़ा रोल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पे डेटा साइंस डे टू डे लाइफ में हमारी यूज होता है। तो चलिए अब हम डेटा साइंस के या डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन से मेरा मतलब है कि डेटा को कलेक्ट करना। एक डेटा साइंटिस्ट मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करता है, चाहे वो कंपनी का सर्वर है या चाहे वो कंपनी के डेटाबेसेस में है। सीक्वल डेटाबेस भी हो सकता है जहां पे आप सीक्वल यूज करते हैं, एंड नो सीक्वल डेटाबेस भी यूज होता है जहां पे आप मोंगोडीबी वगैरह यूज करते हैं। एंड कंपनी का सर्वर हो सकता है तो आप वहां पे सीक्वल सर्वर का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कभी कभी आपको ओपन सोर्स से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कभी कभी आप गिटहब प्रोफाइल से या एपीआईज वगैरह से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक डेटा साइंटिस्ट कभी भी एक ही जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। डेटा साइंटिस्ट हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक अपना खुद का डेटाबेस या एक डेटा सेट बनाएगा जिसमें मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट होके आया होता है। डेटा एक्विजिशन के बाद सेकंड स्टेप जो होता है या सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा साइंटिस्ट की डेटा प्रिपरेशन है। तो कभी भी डेटा क्लीन फॉर्मेट में नहीं होता, डेटा हमेशा ही काफी गड़बड़ फॉर्मेट में या गंदे फॉर्मेट में होता है। तो उसको पूरे को एक जैसा बनाने के लिए, एक फॉर्मेट में लाने के लिए डेटा प्रिपरेशन करता है, डेटा क्लीनिंग भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें पाइथन एंड पांडास, नंपाई यूज होती है। तो इन सारी की सारी जो भी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूँ इनके रिलेटेड स्किल्स भी बताऊंगा, पर पहले मैं एक बार सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर लूँ डेटा साइंटिस्ट की। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो जो भी आपका डेटा सेट होगा उसमें मान लो 100 कॉलम्स हैं एंड बहुत सारी रोज हैं, तो आप हर एक कॉलम के अगेंस्ट देखेंगे कि डेटा का ट्रेंड क्या है,
क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है या क्या चीज़ कम होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इसमें डेटा को आप बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं पूरे के पूरे डेटा सेट को, एंड इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में आप बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, XGBoost है, KNN है। तो बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं एंड बहुत सारे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, CNN है, ANN है एंड RNN भी होता है। तो ये सब यूज़ करके आप एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आप टैबल्यू या पावर BI वगैरह का यूज़ करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक नेसेसरी स्किल सेट नहीं है डेटा साइंटिस्ट के लिए, ये एक सेकेंडरी स्किल है। तो टैबल्यू एंड पावर BI को आप अपने सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। एंड डेटा विजुअलाइजेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड उसमें आपको AWS या GCP वगैरह सीखना होता है, क्योंकि जो भी आप मॉडल बनाएंगे मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का, तो उसको आपको कहीं पे वो कराना पड़ेगा कि आप उससे एक मॉडल बना सकें एंड उसको यूज़ में डाल सके। तो इसलिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी आनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कराएंगे। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट के लिए क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल क्लाउड सर्विसेज में AWS है, GCP है, Azure है। तो ये सब भी अगर आपको आता है तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आपकी डेटा साइंटिस्ट की जर्नी में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या स्किल सेट ज़रूरी है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए। सो गाइस, चलिए अब हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। एंड स्किल्स में हम सबसे पहले डेटा एक्विजिशन से रिलेटेड स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो डेटा एक्विजिशन में आप बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से। एंड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है SQL, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL आपको सीखनी होगी। SQL क्वेरीज लिख के आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं SQL डेटाबेसेस में से। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए। नेक्स्ट स्किल जो आपको सीखनी होगी वो है MongoDB। MongoDB भी एक NoSQL डेटाबेस है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा होता है। तो MongoDB की भी आपको क्वेरीज आनी चाहिए ताकि आप NoSQL डेटाबेसेस में से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। SQL और MongoDB के बाद एक जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्किल है वो है MS Excel। MS Excel एक नेसेसरी स्किल है, चाहे आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप MS Excel में ही कर सकते हैं एंड वो आप कहीं और नहीं कर सकते। MS Excel काफ़ी एक अच्छा टूल है, काफ़ी प्यारा टूल है जो आपको आना ही चाहिए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर बनने के लिए। एंड इसके बाद जो आपको नेक्स्ट कुछ चीज़ें आनी चाहिए, सेकेंडरी स्किल्स हैं ये डेटा एक्विजिशन की, जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपको बॉक्स प्लॉट वगैरह प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये भी एक सेकेंडरी स्किल आप कह सकते हो डेटा एक्विजिशन के लिए। एंड डेटा एक्विजिशन की जो लास्ट स्किल मैं कहूँगा, एंड ये एक्चुअली आप स्टैटिस्टिक्स से पहले ही करना, जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, NumPy है, पांडास है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो पाइथन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा की एक्सट्रैक्शन के लिए एंड डेटा एक्विजिशन के लिए। तो डेटा एक्विजिशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है डेटा प्रिपरेशन। एंड डेटा प्रिपरेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है पाइथन। एंड पाइथन में आपको 2 लाइब्रेरी ज़रूरी सीखनी होंगी, जो है पांडास और NumPy। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है डेटा को मैनिपुलेट करने में, क्योंकि डेटा जो है हर बार एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है। तो डेटा क्लीनिंग एंड डेटा की जो फॉर्मेटिंग होती है वो हम पांडास एंड NumPy से करते हैं। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा नेसेसरी स्किल्स हैं डेटा प्रिपरेशन वाले स्टेप के लिए। एंड इसमें आप Seaborn और Matplotlib लाइब्रेरी भी सीख सकते हैं, जिससे हम डेटा को प्लॉट करते हैं एंड उसमें ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं। तो डेटा प्रिपरेशन के लिए पाइथन आपको सीखनी होगी एंड पाइथन में स्पेसिफिकली आपको 4 लाइब्रेरी सीखनी होंगी, विच इज़ NumPy, पांडास, Matplotlib एंड Seaborn। इसके बाद जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए भी आपको पाइथन आना चाहिए। एंड पाइथन में स्पेसिफिकली आपको पांडास और Seaborn एंड Matplotlib आना चाहिए। ये 3 लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए। एंड इसमें आपको लीनियर अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो डेटा एनालिसिस है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा आप एक इन्फॉर्म्ड वे में कर पाएंगे एंड थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड वे में कर पाएंगे अगर आपके लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंड उसके बाद डेटा मॉडलिंग का स्टेप है। डेटा मॉडलिंग में स्पेसिफिकली आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि वो एल्गोरिथम्स चलते कैसे एंड वो एल्गोरिथम्स बने कैसे हैं। उन एल्गोरिथम्स का स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्रीज है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है,
एक्सजी बूस्ट है, एंड डीप लर्निंग मॉडल्स में CNN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। तो आपको इन सब की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इनके पीछे का मैथ्स आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे अगर आपको इनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन वगैरह काफ़ी है एंड थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज काफ़ी है, बट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की बेसिक नॉलेज काफ़ी नहीं है, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप इंटरव्यूज़ में ही अटक जाएंगे। एंड इंटरव्यूज़ जो होते हैं डेटा साइंटिस्ट के, उनमें इन डेप्थ नॉलेज चेक करी जाती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। एंड इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन वाला स्टेप है, तो इसमें पावर BI या टैबल्यू आप सीख सकते हैं, बट ये सेकेंडरी स्किल है, इस पे ज़्यादा फोकस मत देना अगर आप डेटा साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं। ये बेसिकली डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है। एंड विजुअलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयमेंट वाला स्टेप है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमारा GCP होता है, या हमारे पास AWS है, Amazon वेब सर्विसेज, एंड हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है। तो आप ये तीनों क्लाउड सर्विसेज सीख सकते हैं, या इनमें से कोई एक या दो भी सीख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होंगी एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली के 2 या 3 घंटे देंगे किसी भी एक स्किल में, तो ये सारी स्किल्स आप 1 महीने में सीख सकते हैं। एंड 1 महीने से मेरा मतलब है कि एक स्किल 1 महीने में। तो जो डेटा साइंटिस्ट की जो जर्नी होती है वो 3 से 4 या मैक्स 5 महीने की होती है। कोई भी फ्रेशर या कोई भी नॉन टेक बैकग्राउंड का भी बंदा डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड स्किल्स मैक्स 3 से 4 या मैक्स 5 महीने में सीख सकता है। पाइथन में आप लगा लीजिए 1 से 1.5 महीना, सीक्वल और एक्सेल आप पैरेलली सीख सकते हैं 1 महीने में, अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं। एंड जो लाइब्रेरीज है इसकी पाइथन की, नमपाई है, पांडास है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये आप 20 से 25 दिन में सीख सकते हैं। एंड MS एक्सेल काफ़ी एक ईजी है, ईजी टूल है, तो वो जैसा कि मैंने कहा कि आप सीक्वल के साथ सीख सकते हैं पैरेलली। एंड टैबल्यू है, पावर BI है, तो ये भी 15 से 20 दिन का काम है। मैंने ये सारी स्किल सीखी हैं, तो इसलिए मेरे को पता है कि ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड या रॉकेट साइंस नहीं है। आप 3 से 4 महीने में सारी की सारी स्किल सीख सकते हैं। एंड जो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो आपको क्लाउड सर्विसेज लग सकती हैं, AWS या GCP वगैरह, तो ये आप कह सकते हैं कि ये आप थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ सीख पाएंगे जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे इनकी, तो तभी आपको क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज आएगी, क्योंकि अभी आप क्लाउड सर्विसेज सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ये पेड होते हैं और इनकी सब्सक्रिप्शन जो है काफ़ी महंगी होती हैं। तो ये जनरली लोग एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं, या इनका एक बेसिक्स से का कोई वो कोर्स ले लेते हैं यूडेमी या कोर्सेरा वगैरह से। एंड गाइज, आपको ये स्किल्स जहाँ से भी सीखनी है आप सीख सकते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी की सारी स्किल्स के लिंक्स दूंगा जहाँ से मैंने ये पर्सनली सीखी है। एंड वो आज के टाइम में बेस्ट रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, एंड ये सारे के सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, अगर आपको ये सारी की सारी स्किल सीखनी है एंड आपको अगर एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनना है। सो गाइस, पाइथन सीखते टाइम आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ एक इंटरमीडिएट या बेसिक लेवल तक की पाइथन नहीं, आपको एडवांस लेवल तक की पाइथन आनी चाहिए, जिसमें पाइथन की डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि लिस्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, डिक्शनरीज की नॉलेज होनी चाहिए, ऊप्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्राफ्स हैं, ट्रीज है, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, इन सब की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट के जो इंटरव्यूज होते हैं, आज जो एक हायरिंग प्रोसेस होता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रोग्रामिंग करवाई जाती है, एंड वो आपको पाइथन में करनी होगी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज पाइथन में करवाती हैं, क्योंकि पाइथन एक प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एंड जब आप स्टैटिस्टिक्स भी सीख रहे होंगे तो उसमें भी आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल तक का स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, जिसमें कोवेरिएंस, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एंड आपको बॉक्स प्लॉट की नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको साथ में P वैल्यू वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर आपने स्टैटिस्टिक्स एंड पाइथन को थोड़ा एडवांस लेवल तक में नहीं सीखा तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। एंड अगर आपने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल में थोड़ा इन डेप्थ वे में सीख ली तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
एंड आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो एक प्रोफाइल तो है ही जो डेटा साइंटिस्ट के नाम से होती है, इसके अलावा और भी प्रोफाइल्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका स्किल सेट जो होता है वो सिमिलर ही होता है। तो डेटा साइंटिस्ट के अलावा अगर आपको कहीं पे मशीन लर्निंग इंजीनियर लिखा हुआ मिल रहा है तो आप वहां पे भी जरूर अप्लाई करना। एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के बाद अगर कहीं पे आपको डिसीजन साइंटिस्ट लिखा हुआ मिल रहा है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड डिसीजन साइंटिस्ट की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो सिमिलर ही होती है। इनका जॉब डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा सिमिलर होता है, स्किल सेट रिक्वायर्ड भी काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट के अलावा ये दोनों जॉब प्रोफाइल्स कहीं पे भी दिख रही हैं तो आप वहां पे अप्लाई करना अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कंपनी सेम जॉब प्रोफाइल के ही नाम से वो पोजीशन निकाले। बहुत सारी कंपनीज अपने नाम दे देती हैं, कहीं पे डेटा इंजीनियर भी लिखा हुआ मिलता है तो डेटा इंजीनियरिंग में भी डेटा साइंटिस्ट का ही काम करा रहे होते हैं। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको कहीं पे मशीन लर्निंग इंजीनियर जॉब प्रोफाइल के अंडर आपको सही स्किल सेट नजर आ रहा है एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सही नजर आ रही है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। एंड सिमिलरली आप डिसीजन साइंटिस्ट में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस नजर आएगा बट उतना चलता है। तो अगर आपको ये दोनों जॉब प्रोफाइल्स दिख रही हैं डेटा साइंटिस्ट के साथ में तो आप जरूर अप्लाई करिए एंड आप एक डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट की जॉब एप्लीकेशंस के बारे में एंड हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए अप्लाई करना है तो इसके बेस्ट दो तरीके हैं। पहला तरीका है लिंक्डइन के थ्रू। तो लिंक्डइन पे जाइए, आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसमें एक फॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, अपनी स्किल्स ऐड कीजिए, अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या फुल टाइम एक्सपीरियंस वो भी ऐड कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर्स को बोलिए या अपने कॉलीग्स को बोलिए आपको आपके स्किल्स पे इंडोर्स करें, जो ये बताएगा कि हाँ आपको वो स्किल आता है एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको वो स्किल्स आती हैं। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड कीजिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे एंड वो प्रोजेक्ट्स आप गिटहब पे भी डालिए एंड अपने सीधा गिटहब प्रोफाइल का लिंक अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल दीजिए। एंड अगर आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जैसे कि IEEE वगैरह होती हैं तो आप उसका लिंक भी डाल सकते हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, क्योंकि रिक्रूटर्स आजकल सीधा लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ही आपको कॉल वगैरह कर देते हैं या आपको ईमेल वगैरह कर देंगे कि हायरिंग वगैरह चल रही है किसी कंपनी में। तो लिंक्डइन एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपनी जॉब एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने का या जॉब अप्लाई करने का। एंड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वे में समझा रखा है कि आप लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए एंड उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेकंड बेस्ट तरीका है कि आप सीधा कंपनी की वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पे जॉब सर्च कीजिए। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट रोल का कोई भी जॉब मिल गई तो सीधा वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए, वो भी एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है। एंड इसके अलावा एक थर्ड तरीका और है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि कैगल एक वेबसाइट है एंड वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने कॉम्पिटिशन्स कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं डेटा साइंटिस्ट वगैरह रोल्स के लिए। तो आप जाके उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए एंड अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो वो कंपनी आपको सीधा कॉल कर सकती है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड अगर आपकी रैंक वगैरह कुछ अच्छी आ गई या अगर आप वो कंपटीशन जीत गए तो आपको एक प्राइज अमाउंट भी मिलेगा एंड उसके अलावा वो कंपनी आपको ज़रूर कॉल भी कर सकती है सीधा आपके इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने उनका कॉन्टेस्ट क्लियर कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके पास वो स्किल सेट है उस कंपनी में काम करने का। तो आपका शायद फिर वो कोई टेक्निकल इंटरव्यू या हायरिंग प्रोसेस को वो स्किप कर दें, सीधा आपका मैनेजर राउंड या HR राउंड ले ले, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड हायरिंग प्रोसेस होता है वो वही होता है। पहले तो आपका एप्टीट्यूड वगैरह लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एंड अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपका टेक्निकल टेस्ट ज़रूर होगा। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें टेक्निकल टेस्ट ज़रूर होता है, जिसमें आपसे पाइथन में प्रोग्रामिंग कराई जाएगी एंड उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज नहीं है तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे कि आप एक डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। एंड स्पेशली जो बेस्ट कंपनीज होती हैं, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, एडोबी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो इनका तो एक प्रॉपर टेस्ट होता है, प्रॉपर कोडिंग राउंड होता है एंड अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आप सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड जो लोग उस कोडिंग राउंड को क्लियर करते हैं सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं मैनेजर राउंड्स या HR राउंड्स के लिए। एंड अगर आपका कोडिंग टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपका एक टेक्निकल टेस्ट होता है जो वर्बल होता है या टेक्निकल इंटरव्यू बोल सकते हैं।
एंड टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनली HR राउंड आता है, जिसमें HR आपसे अलाइन करता है पॉलिसीज वगैरह के बारे में एंड आपका बिहेवियर वगैरह चेक करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एक डेटा साइंटिस्ट रोल्स के लिए। एंड आपके पास 3 तरीके हैं जॉब अप्लाई करने के। फर्स्ट है लिंक्डइन के थ्रू, जहाँ पे आप सीधा लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इज आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हैं। एंड थर्ड इज कैगल वेबसाइट से, जहाँ पे कैगल पे बहुत सारी कंपनीज अपने कॉम्पिटिशन्स कॉन्टेस्ट करा रही होती हैं। आप जाइए उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें अच्छी रैंक लाइए, तो काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो कंपनी आपको उस रोल के लिए कंसिडर करें एंड आपको वो कंपनी वाले कॉल ज़रूर करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट की सैलरीज के बारे में। तो इंडिया में डेटा साइंटिस्ट की सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं। डेटा साइंटिस्ट की सैलरी इंडिया में एक एवरेज सैलरी 8.5 लाख से है, जिसमें से आप स्टार्टिंग रेंज मान लीजिए 7 लाख से स्टार्ट होती है, या 6 लाख आप कह सकते हैं कि 6 लाख से स्टार्ट होती है। एंड इसकी रेंज काफ़ी अपर लेवल पे होती है, जो इसकी एंड लिमिट है। मैंने बहुत सारे लोगों के पैकेजेस 50 लाख 60 लाख सुन रखे हैं डेटा साइंटिस्ट रोल्स में, एंड इन लोगों के पास सिर्फ 5 से 6 साल या 7 साल तक का एक्सपीरियंस था। क्योंकि आजकल कंपनीज फ्रेशर्स को भी अच्छी सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं। अगर आपने उनका कोडिंग राउंड वगैरह क्लियर कर लिया तो आपको इजीली 11 से 12 लाख या 13 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। एंड इसमें कंपनीज ये नहीं देखते कि आप कौन से कॉलेज से हैं। अगर आप Tier 3 कॉलेज से भी हैं एंड अगर आपने गूगल का कोडिंग राउंड वगैरह क्लियर कर लिया तो आपको सीधे 20-21 लाख का पैकेज मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप एक फ्रेशर है एंड अगर आपने HSBC का राउंड क्लियर कर लिया तो आपको आराम से 15 से 16 लाख का पैकेज मिल सकता है एज अ फ्रेशर। तो कहने की बात यह है कि डेटा साइंटिस्ट रोल्स में सैलरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आपका स्किल सेट मैटर करता है। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ईजिली अगर आप 3 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 30 लाख भी हो सकती है वॉलमार्ट जैसी कंपनीज में। वॉलमार्ट तो फ्रेशर्स को ही 25 से 30 लाख का पैकेज ऑफर करते हैं। तो अगर आपका 3 या 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी इजीली 30 से 40 लाख बड़े आराम से हो सकती है। तो आप अपना स्किल सेट इंप्रूव कीजिए, आपको जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सीखिए एंड क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज सीखिए। क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। तो अगर आपने वो सारी स्किल सेट सीख ली जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं तो आप आराम से एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। एंड आपकी सैलरी ज़रूर एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सैलरी होगी, ये मेरी श्योरिटी है। तो आप ये स्किल सीखिए एंड डेटा साइंटिस्ट रोल्स में अप्लाई कीजिए एंड मेरे को बताइए कि आपको जॉब ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। एंड अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कौन कौन सी स्किल्स आपको आती हैं, कौन कौन सी स्किल्स नहीं आती हैं, कौन कौन सी स्किल्स में आपको थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। एंड मैं आपको ज़रूर उन सारे स्किल्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा जो बिल्कुल फ्री होंगे। एंड वो सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मेरे को ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।